जी। अच्छे कर्म करो, अच्छा होगा आपके साथ। कर्म वर्म कुछ नहीं है, कर्म वर्म कुछ नहीं है। आप कर ही नहीं सकते ना अच्छे कर्म अगर आप खराब घर में आप अपने बच्चों को त्रास दे रहे होंगे, आप अपनी वाइफ को त्रास दे रहे होंगे, अपने माता पिता को त्रास दे रहे होंगे, बदतमीजी करते होंगे, गाली गलौज करते होंगे। अगर आपका वास्तु ठीक है, आपसे बुरे कर्म नहीं होंगे, और वास्तु खराब है, आपसे अच्छे कर्म नहीं होंगे। जिसके पेरेंट्स नीचे रहते हैं, बच्चे ऊपर रहते हैं, उस घर में तांडव चल रहा है। सर, ये भारत का गोल्डन टाइम कब तक यूं ही चलने वाला है? इंडिया नाम जो है इस टाइम बुलंदी पे है और ये 2027 तक बुलंदी पे रहेगा। तो प्रधानमंत्री जी की कुंडली देश की कुंडली के साथ मैच नहीं कर रही है? हम जब बात करते हैं पीएम की, इन पे ज्यादा आस्तु वास्तु का असर नहीं होता। 2026 या 2027 मार्च तक तो पुतिन पीछे मुड़ के देखने वाले हैं नहीं। तलाक हो रहा है, एलुमिनी ना देनी पड़े। आपने अगर वास्तु सुधार लिया तो सामने वाला आपसे मांगेगा ही नहीं। सुबह उठिए, भगवान का स्मरण करिए, जल दीजिए। क्या वास्तु में भी कोई ऐसी टेक्निक है? खूब सोइए सर, ठाठ से सोइए, कोई उठने पुठने की जरूरत नहीं। घर बनाना है, आप एक उपाय करो ना, आपका घर बन गया। कोई पैसे की जरूरत नहीं, कोई सीमेंट की जरूरत नहीं, कोई लकड़ी की जरूरत नहीं, आपका घर तैयार है ना यार। घर भी बूढ़े हो जाते हैं, तो आपको घर जल्दी जल्दी बदल लेना चाहिए। जो गलत बना हुआ है वो तो आज भी बूढ़ा है। कई रिश्ते आ रहे हैं पर कहीं बात बनती ही नहीं है। जो आए आपके, उनको साउथ साइड पे बिठाएं, बेटी को नॉर्थ में बिठाएं। किसी तीसरे की एंट्री आपके जीवन में ना हो। अगर आपका वास्तु ठीक है तो शुक्र को, राहु को, केतु को, किसी को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत नहीं। क्या वास्तु इंस्टेंट मनी दिलाने का काम करता है? इंस्टेंट मनी आएगी और भर जाएगी, इतनी भर जाएगी कि आप शाही जीवन जिएंगे। समझ नहीं पाएंगे मेरे पास पैसा कहाँ से आ रहा है। अगर आपका नॉर्थ ओपन है, अगर आपका नॉर्थ ओपन है, ऑनलाइन कंसल्टेशन है वो 80% काम करती है और जो फिजिकल कंसल्टेशन है वो 100% काम। क्या दिशाओं का भ्रम भी कई बार क्लाइंट की दिक्कतें बढ़ा देता है? अगर किसी को दिशा का ज्ञान नहीं है वो वास्तु कंसल्टेंट नहीं हो सकता। तो जब शादियां हम करने जाते हैं और बैंकेट हॉल चूज करते हैं, क्या वहां भी जाके हमको पहले देख लेनी चाहिए सारी चीजें वास्तु के हिसाब से? तो सबसे पहले आपको ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि आप वो इवेंट अपने से नॉर्थ में या ईस्ट में करें। मंदिर की तरफ पैर करके सोना कोई गुनाह या पाप नहीं है। इसको वास्तु की समझ नहीं है और वो इस पे बखान कर रहा है, तो मैं समझता हूँ उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। घर जहां नींव में सपने हैं, छत में उम्मीदें हैं। सिर्फ ईंटों से, गारे से, सीमेंट से घर नहीं बनता, बल्कि दिशाएं हैं जो घर को घर बनाती हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट, और ये शानदार पॉडकास्ट आपकी जिंदगी को बदलने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपकी बात करता हूं, आपके जीवन की बात करता हूं, आपकी समस्याओं की बात करता हूं और बताता हूं कि कैसे आप इसे और खूबसूरत बना सकते हैं। और ये काम मैं अकेला नहीं करता, मेरे साथ वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता जुड़ते हैं। डॉक्टर महेश, स्वागत है आपका। कैसे? बढ़िया। सर, शुरुआत करते हैं उन कर्मों से जिसको लेके हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है, बचपन से सिखाया जाता है। दादा दादी, मम्मी पापा, फिर बाद में बीवी भी समझाने लग जाती है, अच्छे कर्म करो, अच्छा होगा आपके साथ। ऐसा होता है सर? हाँ, बिल्कुल होता है सर। आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा होगा ना, डेफिनेटली। जैसा बीज बोगे वही पेड़। चाहे वास्तु खराब हो? नहीं सर, अभी आप आगे जाने दीजिए कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाते हुए। तो सर, जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेगा। अब ये अच्छे कर्म कैसे करें? हर आदमी कहता है जी मैं तो बड़े बढ़िया कर्म किए, फिर मैं दुख क्यों भोग रहा हूँ? सही बात है। ये सर, आपके कर्म जो है ना, हमारे कर्म, ये कंट्रोल करता है हमारा वास्तु। आप कर ही नहीं सकते ना अच्छे कर्म अगर आप खराब घर में, खराब वास्तु में हैं। आप करके दिखा दीजिए। आप अपने बच्चों को त्रास दे रहे होंगे, आप अपनी वाइफ को त्रास दे रहे होंगे, अपने माता पिता को त्रास दे रहे होंगे, आप दुनिया को त्रास दे रहे होंगे, बदतमीजी करते होंगे, पेशेंस लेवल आपका डाउन हो चुका है, आप गाली गलौज करते होंगे, आपकी जबान खराब हो चुकी है, आपका दिमाग खराब हो चुका है। आप कर ही नहीं सकते अच्छे कर्म। अगर आपका वास्तु ठीक है, आपको अच्छे कर्म सोचने की ज़रूरत ही नहीं ना। आप खराब कर्म नहीं कर सकते, होंगे ही नहीं। उकसा ले सामने वाला जितना मर्जी, अब कोई बात नहीं भैया, तू गाली दे रहा है, अच्छा दे ले, तू मार रहा है, अच्छा मार ले। तो इसलिए सर, सब कुछ वास्तु है। अगर आपका वास्तु ठीक है, आपसे बुरे कर्म नहीं होंगे, और वास्तु खराब है, आपसे अच्छे कर्म नहीं होंगे। तो कर्म बड़ा है वास्तु सर? वास्तु अल्टीमेटली वास्तु सर। कर्म वर्म कुछ नहीं। एक बार कर्म करो, अपना वास्तु बना लो, बस। उसके बाद तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं ना कि आपने क्या कर्म करने हैं, क्या नहीं करने। एक घर में भाई भाई में तलवारें खींची हुई हैं और दूसरे घर में
भाई एक भाई के पैरों में बैठा है, बड़े भाई के। ऐसा क्यों जी? ऐसा क्यों? सिर्फ वास्तु और संस्कार। संस्कार भी आदमी तब तक ढोता है जब तक बर्दाश्त करने लायक होता है। हमेशा कहा जाता है कि भाई छोटा है ना यार, बड़ा भाई है तेरा, चल बड़ा भाई है तेरा, तुझे झुकना चाहिए, बड़ा भाई है तेरा। और जब बड़े भाई को अपना बड़प्पन नहीं पता तो छोटा अपना छोटापन क्यों रखे? कोई लिमिट होती है ना जी। एक लिमिट के बाद तो सब खत्म है। फिर वो कहेगा आप अब आ जाओ ये मैदान में। तो इसलिए सर सब कुछ वास्तु है। अगर वास्तु ठीक है सब कुछ ठीक है, वास्तु खराब है सब कुछ खराब है। मैंने नोटिस की कि जहाँ कुछ लोगों में संस्कार होते हैं, पिछले उनके बड़े बुजुर्ग साथ रह रहे होते हैं, सब होते हैं, हाँ। वो बेयर करते हैं, बहुत बेयर करते हैं, एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते हैं, सब कुछ रहते हैं। यूँ कह लीजिए कि उनके हॉरोस्कोप में भी पोजीशन बढ़िया होती है कि वहाँ उनका किसी से विवाद नहीं होता और बड़ा त्याग करते हैं एक दूसरे के लिए। ऐसा परिवार देखे हैं मैंने, तो मैं बड़ा सोचता हूँ इससे खुशनसीब परिवार नहीं हो सकता। पर मैंने तो ऐसे भी देखे हैं कि तलवारें खींची हुई हैं और एक दूसरे का खून पीने के लिए आतुर हैं। तो उसमें मैंने बहुत बड़ा रोल जो है वो वास्तु का देखा। तो इसलिए वास्तु है तो सब कुछ है। तो सर अगर दो भाइयों में किसी तरह की तकरार है और रिश्ता इतना टॉक्सिक हो गया है, तो उनके वास्तु खराब होने की वजह से हुआ या उनके माता पिता का वास्तु खराब था इसलिए वो भोग रहे हैं? देखिए, अगर वो उसी घर में रहते आ रहे हैं जहाँ माता पिता का वास्तु खराब था और अगर चेंज किया उन्होंने, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वास्तु का रोल है। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूँ जो बहुत फिट थे। अच्छा। बड़ी कदर होती थी एक दूसरे की, सब उनके मदर फादर थे। अल्टीमेटली उनको वहाँ से छोड़ के उस घर को जाना पड़ा और दूसरे घर में गए नहीं और वहाँ जाते उनके तो लाठियाँ चल गई। अच्छा। बुरे हाल। आज भी होता है ऐसा, हमें बड़े मिलते हैं कि जी बस जब से इस घर में आए हैं तब से तो पूछिए मत। एक बार मेरे पास एक फ़ोन आता है कि जी आपसे मिलना है। तो पहले मैं उनके घर जा चुका था, मैं उनका घर वर सेट करके आया था। तो कहते, मैंने कहा आ जाओ जी। आए मेरे पास, कहते जी हम ऊपर चले गए, जबकि छोटा भाई था सबसे, वो नीचे रहते थे, मैं उनके नीचे सेट करके आया था। मैंने कहा ऐसा क्यों किया तुमने? जब मैंने तुम्हें नीचे बोला था जैसे मैं सेटिंग करके आया था वैसे ही रहना चाहिए था। कहते जी बस वो ऊपर वाली फ्लोर जो थी वो थोड़ी बड़ी थी और ये था वो था। मिसेज कहने लगी हम वो करेंगे वो करेंगे, बड़ा भाई सबसे नीचे आ गया, मैं अब ऊपर चला गया, मदर फादर बीच में। मैंने कहा फिर? कहता जी बस जब से गए हालत ख़राब है, घर में जीना मुश्किल हो गया, रोज़ किसी न किसी बात पे झगड़े और ये और वो, और हमें अल्टीमेटम दे दिया है कि भैया अपना इंतज़ाम कर लो। तो क्या करें जी? तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अगर कर सकते हो तो बड़े भाई के पैरों में पड़ जाओ कि भैया हम नीचे वापस आए थे तो ऊपर चला जा और हमें नहीं कुछ चाहिए, जैसे तू करेगा वैसे करेगा। तो खैर अभी क्योंकि करंट बात है, मुझे इसके बाद का रिजल्ट नहीं पता कि उन्होंने किया या नहीं किया। तो ऐसी स्थितियां हमें बड़ी सारी देखने को मिलती हैं। तो होता है सब वास्तु की वजह से होता है। और छोड़ दीजिए ना, आप मेरे कहने को छोड़ दीजिए, कुछ भी छोड़ दीजिए, आप देखिए ना अपने अपने घरों में, अपने पड़ोस में, अपने रिलेटिव्स के यहाँ, जिसके पेरेंट्स नीचे रहते हैं, मैंने कई बार ये बात बोली है, और बच्चे ऊपर रहते हैं, उस घर में तांडव चल रहा है। या तो सब शांत हैं, चुप हैं, अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हैं, या सबने तलवारें खींच ली हैं, तू भी आजा भाई मैं भी आया, देख लेते हैं क्या है। आप देखो ना सर, छोड़ दो मुझे, आप खुद देखिए और खुद जानिए। ठीक है, लेकिन सर अभी अपनी एक स्टेटमेंट में कहा कि गाली भी देने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। कई लोगों को मैंने देखा है उनकी जबान से गाली इतने फ्लो से निकलती है कि उनको अंदाज एक होता है कि मैं किसी पे गुस्सा हूं और मैं गाली दे रहा हूं, तब बात समझ में आती है, लेकिन वो आपसी व्यवहार में भी गाली उनकी भाषा में जुड़ जाती है। घर में भी सर, मैंने घर में भी बड़ा नोटिस किया है, घर में भी गाली गलौज चल रहा होता है। ये सब वास्तु का कारण है, इसके पीछे वास्तु है सर। और कोई भी आदत, बीमारी, उसको आने में भी टाइम लगता है और जाने में भी टाइम लगता है। अच्छा, हम ये कहेंगे जी आज वास्तु चेंज करेंगे कल ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। पुराने घर का असर कुछ टाइम तक रहता है, उसके बाद वो धीरे धीरे वो डिलीट होता है, फिर आप नए वास्तु का असर आपके ऊपर आना शुरू होता है। तो टाइम लगता है इस प्रोसेस। ठीक है, लेकिन जब सर आप टाइम की बात बताते हैं, समय की बताते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत का समय इस वक्त बहुत शानदार चल रहा है। yes. और भारत की वैश्विक स्थिति अगर देखें तो भारत बुलंदियों पे है। जी जी सर, ये भारत का गोल्डन टाइम कब तक यूं ही चलने वाला है?
देखिए, हमारे पास 2 सिनेरियो में, हम वैसे तो 3, एक जगह हमारा नाम भारत है, एक जगह हमारा नाम हिंदुस्तान है, एक जगह इंडिया है। जी। इंडिया कहाँ कहाँ है? इंडिया कहाँ कहाँ है? कहाँ इंडिया के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है हमें? वेस्टर्न कंट्रीज में इंडिया के नाम से किया जाता है। कहीं भी अगर दूसरे कंट्री में, मान लीजिए पाकिस्तान में भी हमें हमारे बारे में बात की, इंडिया, कहीं भी विदेश में अगर हमारे बारे में बात होती है तो हमें इंडिया, ठीक बात है। आपका मैच हो रहा है इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया लिखा जाता है। तो इंडिया नाम जो है इस टाइम बुलंदी पे है, और ये 2027 तक बुलंदी पे रहेगा। तो 2027 तक आप समझ लीजिए आप वर्ल्ड में हीरो बने रहेंगे। अच्छा। अभी भी मैं कहीं पढ़ रहा था या सुन रहा था, कोई वह क्या वो है, वो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हमें वीटो पावर मिल गई है इंडिया को। तो 2027 तक आप बुलंदी पे हैं, जहाँ जहाँ इंडिया यूज हो रहा है वहाँ बुलंदी पे हैं। 2027 के बाद आप डाउन जाने शुरू होंगे। अच्छा। आपकी साख दुनिया में गिर सकती है, और जहाँ जहाँ भारत लिखा जा रहा है वो भी अभी स्टेबल है। तो इस तरीके से हिंदुस्तान भी, अभी अगर हिंदुस्तान कहीं लिखा जा रहा है तो अभी पीछे काफ़ी क्राइसिस में था, अब थोड़ा सा सामने आया है। तो इस तरीके से हमारी जो वाइब्रेशन होती हैं हमारे नाम की, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में असर कर रही होती है। मुझे नहीं पता, वो लोग जो कहते हैं हिंदुस्तान की कुंडली हमने ये बना दी वो बना दी, मेरा जो अनुभव रहा है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो ये किया है कि जब जब इंडिया का नाम रोशन होता है तो इंडिया हीरो बन जाता है। ये स्थिति आई थी 2012, 13, 14 में, तब भी इंडिया ने अपना विन किया था। हर कंट्री के अंदर उसका तूती बोल रही थी, और ये आज भी स्थिति यही चल रही है, जो 2027 से डाउन जा सकती है। लेकिन सर 2027 तक ही बहुत लोग प्रधानमंत्री मोदी का भी कार्यकाल बताते हैं और कहते हैं उसके बाद उनकी भी स्थिति खराब है। तो क्या ये कॉम्बिनेशन वहां मिलता दिखाई देता है? जैसे आप कहते हैं कि आपकी कुंडली के साथ घर की कुंडली का मिलान होना चाहिए, तो प्रधानमंत्री जी की कुंडली देश की कुंडली के साथ मैच नहीं कर रही है? सर, हमारे ना एक कॉन्सेप्ट है हमारी अर्थ का, जब हमारी अर्थ के जो परिधि से बाहर कोई सैटेलाइट निकल जाता है ना, फिर हमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही घूमता रहता है। ठीक है। तो हम जब बात करते हैं पीएम की, हम जब बात करते हैं इस स्टेटस की, तो अब ये लोग बाहर निकल चुके हैं जी, इन पे ज़्यादा आस्तु वास्तु का असर नहीं होता। अब क्या होता है, अच्छे समय के अंदर एक आदमी को चुन लिया गया 5 साल के लिए, खराब समय शुरू हुआ जब उसको चुन लिया गया, तो वहां पे उसकी क्या पोजीशन रहती है, 20 से 25%। ओके। कोई डैमेज होने के चांसेस इतने रह जाते हैं, अदरवाइज 75% तो वो विनर है, विन हो चुका है, उसने जाना ही आगे। तो इसलिए मुझे कोई ऐसी स्थिति अब नजर नहीं आ रही। अभी तक थी जो स्थिति थी कि हाँ इनको हिला डुला सकते थे, अब इतनी भयंकर स्थिति कोई ऐसी नजर नहीं आ रही। अब ये 2027 तक चलते चले जाएंगे, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। लेकिन सर एक चीज और चल रही है लगातार, वो है रूस और यूक्रेन का युद्ध। जी, हमें लगा था अब सिमट जाएगा, थोड़े दिन बाद सिमट जाएगा, वो तो सर अनिश्चित काल के लिए हो अरे गया। सर इस टाइम तो सर ये जो है ना मिस्टर पुतिन, आप एक चीज इसमें बड़ी कॉमन सी चीज देखेंगे कि दोनों का नाम वी से है। हाँ, वालिदर क्या, व्लादिमीर पुतिन, और जो जेलिस्की है उनका नाम क्या है, व्लादिमीर। इनका दोनों का नाम वी से है। अब अगर इतिहास को उठा के देखें, राम रावण, कृष्ण कंस, और ओबामा ओसामा, और यहां भी दोनों वीवी आ गए। अब 2026 या 2027 मार्च तक तो पुतिन पीछे मुड़ के देखने वाले हैं नहीं। अच्छा। और उसके बाद इन्होंने, इनके योग बनते हैं धाराशायी होने के। अब इनकी स्ट्रेंथ और इनकी काबिलियत और इनकी रणनीति क्या कहती है वो बाद में पता चलेगा। बाकी 2027 के बाद इनके डाउन जाने के योग हैं, तब ये युद्ध खत्म होता है। क्योंकि जब तक आदमी के अंदर ताकत उफान पे होती है ना जी, वो सामने वाले को कुछ नहीं समझता और वो सोचता है मैं ही मैं। तो आज वही स्थिति है इनकी, और 2027 में ये डाउन जाएंगे, तब ये 2026 तक तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये युद्ध चलेगा।
अच्छा। और 2026 में जाके कहीं 26 के बाद ये युद्ध आपका खत्म होता है। लेकिन ये खत्म जब होगा तो किस स्थिति में खत्म होगा सर? कौन विजयी दिखाई देता है आपको? नामों के मैकेनिज्म को तो अगर आपने समझा 26 से दिया। पहले हो जाता है तो पुतिन विनर है। अच्छा। अगर 26 से पहले खत्म होता है तो मिस्टर पुतिन विनर है। जेलेस्की की पोजीशन अभी तक बहुत खराब थी, बहुत ज़्यादा खराब, बहुत डाउन थे। अब 2025 में थोड़ी सी उनमें ताकत आई है, अभी थोड़ी सी आई है, 10-20% ठीक हुए हैं, और 2027 में और बेटर हो जाएंगे। तो वो बेटर हो जाएंगे, पुतिन डाउन जाएंगे। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि युद्ध ये कहीं ना कहीं इसको पूर्ण विराम लग जाना चाहिए। ओके। अदरवाइज 26 में तो ये हावी रहेंगे। अगर 26 में कोई फैसला होता भी है, पुतिन के पक्ष में जाएगा। ठीक है। तो सर एक युद्ध की तो आपने बात बताई, लेकिन कई बार गृह युद्ध भी होता है, घर का युद्ध, जी जी पति पत्नी के बीच का युद्ध, और बात पहुंच जाती है तलाक तक। जी। तलाक हो रहा है, एलिमनी ना देनी पड़े, क्या कोई वास्तु उपाय हो सकता है? सर ये तो मैं समझता हूँ अगर हो रहा है और तुम्हारे साथ कोई जुड़ा है, सर ये बड़ी ना जो ये स्थिति है, ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। तो इस तरीके की, मतलब आपको अगर आप जुड़े हैं किसी के साथ तो आप मन में पाप ना रखें, पाप भाव ना रखें। आप नोटिस करेंगे दुनिया में जितने भी लोग हैं वो अंदर से जैसे होते हैं ना, उनका चेहरा बता देता है वो क्या है। जितने भी लोग अगर दिल से करप्ट हैं उनका चेहरा बता देगा, अगर आत्मा से करप्ट हैं उनका चेहरा बता देगा, आत्मा से गंदे हैं उनका चेहरा बता देगा। तो अपने आप को साफ सुथरा रखें। अगर देनी पड़ती है तो दे देना सर। कई चेहरे सर मुझे दिखाई देने लग गए। यस। नहीं सर, आप जैसे अंदर से हैं आप वैसे ही ऊपर से हैं। या लोगों की गलत फहमी है कि हम छुपा लेंगे, नहीं छुपा पाते। वो गंध आपका, आपकी आत्मा का, आपके दिल का गंध आपके चेहरे पे नजर आएगा सर, आप छुपा ही नहीं सकते। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि अगर देनी पड़ती है आप न्याय करो अपने साथ, और अगर आपको सामने वाला ठगता है तो ठगने दो उसे ठगने दो, आप बेवकूफ़ बन जाओ, आप सुख भोगोगे। कभी भी अन्याय करने वाला सुखी नहीं रहता सर। तो इसलिए आप कोशिश करो आपके हाथों किसी के ऊपर अन्याय ना हो, देनी पड़ती है दे दे। और आपने अगर वास्तु सुधार लिया तो सामने वाला आपसे मांगेगा ही नहीं सर। मैंने बहुत केस ऐसे देखे हैं। क्या नहीं मांगेगा सर? तलाक या एलमिनी? एलमिनी भी और तलाक भी, दोनों ही होगा ही नहीं। अगर वास्तु ठीक है दोनों चीज़ें नहीं होंगी। अगर मान लो किसी स्टेज पे ऐसा होता भी है, मैंने कई लेडीज़ को सुना है कि मैंने क्या करना है, नहीं चाहिए मुझे, और फिर इतना दर्द उनके दिल में होता है वो आपस में मिलने लग जाते हैं। मैंने जुड़ते हुए देखा है कई लोगों को। अच्छा, तलाक के बाद? हाँ जी, मेरे पास एक केस आया अभी, पंजाब का था शायद। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा जी आप हस्बैंड वाइफ ना, आप वाइफ का रूम अलग बना दो। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ऐसे ऐसे इनके दिमाग में समस्या है, प्रॉब्लम है? कहता हाँ जी। मैंने कहा इनको अलग सुलाओ उस रूम में। मैंने रूम बनाया दिया। तो मुझे क्या कहते हैं, कहते हैं जी हमारा वैसे डिवोर्स हो चुका है। मैंने कहा जी कितना टाइम हो गया, कब हुआ? कहता 25 साल पहले हुआ था। मैंने कहा फिर तो ये यहाँ क्यों रहती हैं अगर डिवोर्स हो? कहता है रहते हम साथ ही हैं। तो सर ये जीवन का एक बड़ा कड़वा पार्ट है हमारे जीवन का कि हमें मिल के बिछड़ना पड़ता है। और मैंने ऐसे बहुत से केस देखे हैं जो डिवोर्स होने के बाद भी इकट्ठे रह रहे हैं, अच्छा, और फिर जुड़ जाते हैं। तो इसलिए आप अपना वास्तु सर ठीक कीजिए, सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी, कोई एलमिनी वेलमिनी देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। लेकिन सर आपको पता है मैं कई सारे पॉडकास्ट करता हूँ और कई एस्ट्रोलॉजर्स के साथ भी करता हूँ। तो एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं भी सुबह उठिए, भगवान का स्मरण करिए, जल दीजिए, और ये सब प्रातः काल में कर लीजिए। क्या वास्तु में भी कोई ऐसी टेक्निक है कि जो सुबह उठ के हम कर सकते हैं? खूब सोइए सर, ठाठ से सोइए, कोई उठने पुठने की जरूरत नहीं। ये ना एक विज्ञान है कि हम सुबह उठते हैं, हम सुबह जब जल्दी उठने की बात करते हैं तो जल्दी उठते हैं, हमारे पास टाइम स्पेन ज़्यादा होता है, हम अच्छा काम कर पाते हैं। अदरवाइज आपको एक बात बताता हूँ, एक शख्स के घर हम गए हुए थे, वो पूजा कर रहे थे, मंदिर के आगे बैठे हैं, माला लेके हाथ में पूजा कर रहे हैं। तो उनकी मिसेस निकल के जाती है उनके पास से, पता नहीं उनके दिमाग में क्या बात आती है, उसको
माँ बहन की गाली देके और गंदी भाषा यूज़ करके उसे बोलते हैं और फिर अपना फिर पूजा में लग जाते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद बात होती है, फिर गाली दे देते हैं। अब उस शख्स की जीवन स्थिति आप देखिए, वो कावड़ लेने जाता है हर साल, मंदिरों में बहुत योगदान देता है, बड़ी पूजा पाठ में लगा लिप्त रहता है। अल्टीमेटली क्या हुआ, उसके जीवन का एंड क्या होता है कि वो एक पार्क में जाके और वो चूहे मारने वाली ये कौन सी दवाई होती है वो पी लेता है और मर जाता है। तो हम इसे क्या बोलें सर? आप सूरज को जल भी चढ़ा रहे हो, आप ये भी कर रहे हो, आप वो भी कर रहे हो, ये क्या है सर? क्या होगा इससे? आप कुछ मत करिए ना, आप ठाठ से सोइए, अपना वास्तु सुधार लीजिए, सोइए ठाठ से, 11 बजे उठिए, 12 बजे उठिए, आपका चक्र चल रहा है, आपकी मशीन नोट छाप रही है। कुछ मत करिए, कोई जरूरत नहीं सूरज को पानी देने की, कुछ करने की जरूरत नहीं, आपके नोट छप रहे हैं सर, आपके जीवन में सुख है, आनंद है। ये हिंदुस्तान में क्यों है सूरज को पानी दो और चंद्रमा को ये दो और वो, ये हिंदुस्तान में क्यों है सर? हम कितने कितने इतने से लोग हैं, हम 8% 10% हम हिंदू हैं जो ये सब ड्रामेबाजी करते हैं। ये पूरा बाकी पूरा वर्ल्ड जो 92% 90% लोग हैं, ये जिंदा नहीं रह रहे क्या? और यूरोपियन कंट्री में क्या है, ज़्यादा ज़्यादा चर्च में चले जाते हैं, वहाँ अपने संडे को गए, पूजा की, अपने घर आ गए, कोई आडंबर नहीं कि आज सूरज को पानी देना है, आज चंद्रमा को पानी देना है। मैं पहले बताया करता था, मैंने देखा यार कुछ नहीं होता, तो मैंने भी सब बंद कर दिया। बड़े यंत्र वंत्र सिद्ध करने, ये करना वो करना, कुछ नहीं रिजल्ट आया सर, कुछ नहीं आया। वास्तु सुधारा, अगले दिन रिजल्ट। तो इसलिए सर अपने को ये बातें समझ नहीं आती। तो मैं तभी कहता हूँ कि एक हिंदुस्तान एक ऐसे मोड़ पे आके खड़ा हो गया है कि सबको काम धंधा छोड़ के, कंपनियां बंद करके, सब कुछ छोड़ के अपने घर में बैठ जाना चाहिए। वो काली मिर्च, लौंग, तेज पत्ता और पता नहीं क्या क्या है, वो बड़े सारे लोग बताते हैं, सब इकट्ठा करके घर में और बैठे, ट्रक के ट्रक भर के नोटों के आएंगे ना, क्या जरूरत काम करने की? पागल है हम लोग तो, काम कर रहे हैं बेमतलब के। नहीं करना चाहिए हमें काम। घर बनाना है, यस, आप एक उपाय करो ना, आपका घर बन गया। कोई पैसे की जरूरत नहीं, कोई सीमेंट की जरूरत नहीं, कोई लकड़ी की जरूरत नहीं, आपका घर तैयार है ना यार। तो हम आज उस मुकाम पे इतने उन्नत स्थिति में आ गए हम। तो ये मूर्ख कहाँ लेके जाएंगे हमें जिंदगी में, हमें समझ नहीं आ रही। बनाने वाले बना रहे हैं, बनने वाले बन रहे हैं। ठीक बात है जी, ठीक है। लेकिन सर कई बार लोग कहते हैं कि हम कई सालों से एक ही घर में रह रहे हैं। सर कई सालों से एक घर में रहना वास्तु की एनर्जीज के हिसाब से ठीक होता है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर घर आपका, मैं अभी सर 1938 से गाजियाबाद में एक हाउस है, 1938 से उसमें पूरा परिवार रह रहा है। उनके दादा परदादा रहा करते थे, अब उनके बच्चे रह रहे हैं, पोते पोतियाँ सब रह रहे हैं, और आज इतने खुशहाल हैं पूछिए मत। मैं जब उनके घर गया, जब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो मेरे कंधे सीढ़ियों में टकरा रहे थे। उस टाइम पे जो जीना बना करता था इतना छोटा बना करता था, छोटी ईंट का मकान बना हुआ है, और इन इतनी उन्नत स्थिति में है कि पूछिए मत। आज उनके जो बेटे हैं वो रियल एस्टेट में है और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। पर लेकिन सर कोई सोशल मीडिया पे ही समझा रहा था कि घर भी बूढ़े हो जाते हैं, तो उनकी एनर्जीज भी बूढ़ी हो जाती है, तो आपको घर जल्दी जल्दी बदल लेना चाहिए। हाँ, तो वक्त किराए पर रहो, फिर घर बनाने की जरूरत क्या है? सर जो मर्जी बोल देना, मुझे नहीं पता किसके पास कैसा अनुभव है, मेरे पास जो अनुभव है मैं बता रहा हूँ। घर नहीं होते बूढ़े, कुछ नहीं बूढ़ा होता सर, कुछ बूढ़ा नहीं होता। जो गलत बना हुआ है वो तो आज भी बूढ़ा है। अच्छा भाई, अगर गलत घर बना हुआ है तो वो तो आज भी दुखदाई है, कल भी दुखदाई है। जो सही घर बना हुआ है मैं देखता हूँ कैसे बूढ़ा होता है। कुछ नहीं होता पर सर घर बदलने की बात तो आप भी करते हैं ना? नहीं सर, मैंने कभी बदलने की बात नहीं की। मैं उनको लिए कहता हूँ कि अगर आप गलत घर में रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, तो यस, आपसे बड़ा भाग्यवान कोई नहीं, जब मर्जी बदल लो। मैं वो बदलने की बात करता हूँ। आप बनाओ ना सर, आपकी पुश्तें उस घर में रहेंगी। शास्त्रों में लिखा है कि अगर आप घास तिनके का घर बनाते हैं, झोपड़ी तिनके की घास फूस की बनाते हैं, आपको 100 गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आप गारे मिट्टी का बनाते हैं
तो आपको 1000 गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आप सीमेंट का बनाते हैं तो आपको 1 लाख गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और आप अगर पत्थर का बनाते हैं तो आपको करोड़ों गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। क्यों बोल दिया उन्होंने जी? क्यों बोल दिया? मतलब पत्थर का घर चलेगा हजारों साल, महल पत्थर के ये वो सब हजारों साल चलेंगे। सही बात है। उसमें लोग पुष्ट दर पुष्ट लोग रहेंगे। जब रहेंगे तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि वो सुख भोगेंगे उसका। तो इसलिए सर शास्त्रों में ऐसा कोई नियम नहीं है, कहीं नहीं लिखा कि घर बूढ़े हो जाते हैं, कोई ऐसा नियम नहीं है। ठीक है सर। सर हर पल आजकल इतनी टेक्निक आ गई है, इतने बदलाव हो रहे हैं जीवन में कि इंसान को अपने साथ उन चीज़ों को लेकर थोड़ा मुश्किल भी है। इवन डॉक्टर्स के क्षेत्र में भी, इवन एंकर्स के क्षेत्र में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह से आ गया है कि अब रिप्लेस किए जा रहे हैं, एंकर्स रिप्लेस हो रहे हैं। अभी तो मैं एक वेब सीरीज दिख रहा था, सारे आर्टिस्ट जो थे वो एआई द्वारा तैयार किए गए थे। सर ये वास्तु कंसल्टेंट भी एआई रिप्लेस कर देगा? मेरे ख्याल से तो नहीं। ये हो सकता है जैसे मेरा अनुभव है, कोई कैप्चर कर ले, निकाल ले इसको अनुभव को। मैं मान लीजिए मैंने बुक लिखी या मैंने कुछ जैसे हम पॉडकास्ट बना रहे हैं इसमें से कैच कर लिया तो निकाल, उसकी कहीं ना कहीं जड़ तो है ना जी। हाँ। आपने एआई से कुछ जनरेट करना है, उसकी जड़ है। एआई क्या करता है? आपको बड़ी सारी इमेज देता है। आपने कहा जी जैसे आपने लक्ष्मी का स्वरूप चाहिए तो एआई आपको बड़े सारे इमेज दे देगा, लो जी ये वीडियो छोटी छोटी आ गई, आप इनको जोड़ जोड़ के अपना बना लो। एआई ये करता है। वो जड़ तो कहीं थी जहां से उसने कैच की और आपको दी। तो इसी तरीके से कोई भी कंसल्टेंट डॉक्टर को एआई जनरेट नहीं कर सकता। एक डॉक्टर अगर सर्जन है और वो आपको सर्जरी कर रहा है किसी चीज़ की, पता नहीं सर्जरी करते करते क्या सामने आ जाए और क्या सोचना पड़ जाए, एआई कैसे सोच लेगा? पर सर हालिया कई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जहाँ एआई ने बहुत सक्सेसफुली काम किया है। सर्जरी की सर? नहीं सर, अपने नॉलेज में ऐसा नहीं है कि हो जाए। एक बार क्या हुआ, मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था तो ऑपरेशन चल रहा था। ठीक है। डॉक्टर मुझे कहता है भाई उन्होंने ब्लैडर के अंदर इंस्ट्रूमेंट डाले हुए थे। अच्छा। तो डॉक्टर मुझे बोलता है कि उसने दिखाया मुझे सामने कि यार ये तो थोड़ी पत्थरी बनी हुई है तुम्हारे अंदर, जबकि उसे पहले मालूम नहीं था, बाहर से एक्सरे नहीं आई थी। तो मैंने कहा होगी जी। क्या था, क्या करूं? मैंने कहा ओबियसली आप निकालोगे और जब निकाल सकते हो तो निकाल दो, नहीं तो ठीक है। उसने निकाल दी। ऐसी स्टेज में अब एआई को कैसे समझ आएगी कि ये पत्थरी है, मैं इसको निकाल दूं? ऐसी स्टेज में वो क्या करेगा? बड़े सारे केस ऐसे होते हैं जब ऑपरेट हो रहे होते हैं। अब हमें ही है, मान लीजिए अभी हम कहीं गए बॉम्बे थे, तो वहाँ एक इंडस्ट्री के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। तो मैंने जब उनको उसका इलाज बताया, अब वहाँ हालात देख के मैंने एक अलग से उसका इलाज निकाला ना कि जी अब आप इसको ऐसे कर लीजिए, यहाँ एक छोटी सी इतनी 3 फीट की दीवार बना दीजिए। हाँ, हालात देख के बनाए ना। तो एआई कैसे समझेगा इस चीज़ को कि यहाँ मेरे को ये ट्रीटमेंट करना चाहिए? ठीक है, कैसे समझेगा? तो आप कह रहे हैं एआई रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन सर इसका रिवर्स सवाल ये, क्या एआई और वास्तु का मेल संभव हो सकता है? भाई जो है, जो हमने बोल दिया, लिख दिया, जो है नेट के ऊपर, मैं समझता हूँ एआई की सीमा वहीं तक है। अच्छा, वो वहीं तक करेगा, बाकी जो दिमाग का काम है वो तो दिमाग वाला ही करेगा। और इमोशंस भी नहीं इमोशंस भी नहीं। अब कोई एआई वाला एंकर महेश जी से गाना थोड़ी सुन लेगा। ठीक है सर। अभी आपने देखा होगा वो मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो एआई से बनी थी वीडियो सारी। तो उसमें कहाँ कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही थी कि हाँ हमें किसी पेंटर को, किसी आर्टिस्ट ने कुछ कलाकारी की है, कुछ नहीं था उसमें बना हुआ। ठीक है, तो सीमाओं के दायरे में एआई हर आदमी की सीमाएं हैं जी। कोई अनलिमिटेड कुछ नहीं है, सीमाएं बढ़ सकती हैं पर है सीमा। तो सर जीवन का फलसफा और जीवन का ककहरा आप पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं, मुझको भी, मेरे व्यूअर्स को भी। जिंदगी की नई शुरुआत में किसी और का हमारे जीवन में आना, सर जब पहली मुलाकात किसी खास के साथ होती है, जब हम शादी के बंधन में बनते हैं, उसको कौन सी डायरेक्शन में बैठा दें कि बात बन जाए? क्योंकि मैंने कई बार आपके मुंह से सुना है कि भाई सोफे में अगर कोई आता है तो आप इधर बैठ जाएं और इधर, लेकिन रिश्ते में अगर स्थिति हो तो फिर क्या करें सर?
मतलब आपका कहना है जैसे हम अभी स्टार्टिंग है, मतलब पहला काम होता है एक दूसरे को मिलने का, देखने का। उस टाइम पे अगर कोई आए तो हम कैसे ट्रीट करें? देखिए, अगर आपकी लड़की है, बेटी है आपकी, और आपने उसकी शादी करनी है, तो आप उनको साउथ जो आए आपके, उनको साउथ साइड पे बिठाएं और बेटी को नॉर्थ में बिठाएं। खुद आप ईस्ट में बैठ जाएं या वेस्ट में बैठ जाएं, उनको साउथ में बिठाएं और बेटी को नॉर्थ में बिठाएं। तो डेफिनेटली इसके अंदर चांसेस रहेंगे कि बेटर हो। और बड़ी बात, अगर आपने उनको साउथ में बिठा दिया तो आप नोटिस करेंगे वो ज़्यादा बोलेंगे, वो जम के बैठ जाएंगे और कोशिश करेंगे काम बन जाए, और अपनी कमियों का भी बखान कर देंगे। तो आपको कहीं ना कहीं ये स्थिति आपको बचाती भी है कि आपका संबंध जहाँ जुड़ने जा रहा है वहाँ कहीं कमजोरी तो नहीं कोई। तो इसलिए आपके साथ वो बेटर होगा। अदरवाइज हम ये सलाह देते हैं कि आपके घर में जब कोई भी गेस्ट आए, आप साउथ में बैठें, उसको नॉर्थ या ईस्ट में बिठाएं। पर जब आपके यहाँ इस तरीके की स्थिति हो तो उनको साउथ में स्थान दें। आप नोटिस करेंगे बड़े खुश होके जाएंगे और आपका काम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आपको बेटा है तब? हाँ, अगर बेटा है तब भी आपने उनको वेस्ट में या ईस्ट में बिठाना है, खुद साउथ में बैठना है, और बेटे को फिर से आपने नॉर्थ में बिठा के दिखाना है, तो भी आपका काम डेफिनेटली हो जाएगा। और अगर आप उनके घर जा रहे हैं तो फिर वो अपनी इच्छा से आपको बैठाएंगे। हाँ, वो थोड़ा सा फिर मुश्किल हो सकती है। ठीक है, पर कोई नहीं। हाँ, इसके अंदर आप किसी पंडित से, ब्राह्मण से कोई टाइम पूछें कि किस टाइम पे मिले, तो स्थिर लगन जब हो, अच्छा, पंडित को इतना बता दें कि भैया हमें स्थिर लगन बता दे किस टाइम है, उस टाइम पे उनके घर जाएं। तब भी ये ऐसी स्थिति होती है जब सारी कमजोरियां आदमी के सामने आ जाती हैं। अच्छा, अगर आपका संबंध कहीं गलत जगह पे बनने जा रहा है और वो लोग गलत हैं, संबंध नहीं बनेगा, आपके साथ अच्छा होगा जो भी होगा। और अगर जरा सी कहीं कमी बेशी है और संबंध अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं, तो वो संबंध, वो समझ लीजिए 10% तो आपको फ्री में मिल रहे हैं और वो बन जाएंगे। तो ऐसी स्थिति आ जाएगी। लेकिन सर, बहुत सारे घरों में देखा है कि बहुत मेहनत है, मशक्कत है, कई रिश्ते आ रहे हैं, पर कहीं बात बनती ही नहीं है। सर, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, भाग्य भी होता है, लड़की का टाइम आया है नहीं आया है, शादी का सब मैटर करता है। बाकी लेकिन खराब वास्तु रोल प्ले करता है। यस, वो तो करता ही है, वो तो करता ही है। बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो हम कई बार कहते हैं कि जब समय आता है ना, तो खराब वास्तु में भी काम हो जाता है, पर गलत होता है। अच्छा, तो इसलिए वास्तु का ठीक होना बड़ा ज़रूरी है, तो उस पर आदमी को बड़ा ध्यान देना चाहिए। जी। लेकिन सर, कई बार ये कहा जाता है कि भाई अपना वीनस स्ट्रांग करें, शुक्र स्ट्रांग करें, लेकिन उस शुक्र को स्ट्रांग करने की वजह से कई बार आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी चले जाते हैं, ये भी कहा जाता है। तो सर, किसी तीसरे की एंट्री आपके जीवन में ना हो। नहीं सर, अगर आपका वास्तु ठीक है तो शुक्र को, राहु को, केतु को, किसी को स्ट्रांग करने की जरूरत नहीं। आप लिमिट्स में रहेंगे, आप कंट्रोल में रहेंगे, अपने नफ़े नुकसान का खुद ख्याल रखेंगे, सोचेंगे, और आपके साथ वही होगा। कुछ नहीं हो सकता सर, अगर वास्तु ठीक है तो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अगर मैंने आपको बताया कि अगर नॉर्थ वेस्ट में हम सो रहे हैं, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा, हमारी हॉरोस्कोप के अंदर अगर कहीं ऐसी स्थिति है तो बढ़ जाते हैं। दोनों स्थिति में अगर आपका वास्तु ठीक है तो आपको बचाएगा, नहीं होने देगा। जी सर, इसी का मतलब थोड़ा सा अगर पार्ट एक्सटेंड करें तो आजकल समान सेक्स की तरफ भी लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं, मैन टू मैन, फीमेल टू फीमेल। क्या सर ये स्थितियां भी खराब वास्तु की वजह से होती हैं, जब आप अपने ही लैंगिक उसमें इंटरेस्टेड होते हैं? देखिए सर, वास्तु को आप ऐसे समझें, वास्तु का काम है ग्रोथ देना, नेगेटिवली और पॉजिटिवली। जी। अगर नेगेटिव वास्तु है तो नेगेटिवली ग्रोथ देगा, अगर पॉजिटिव वास्तु है तो पॉजिटिवली ग्रोथ देगा। अब बीज कहाँ है? बीज आपकी हॉरोस्कोप में है, आपके अंदर है। अच्छा। और अगर आप वो बीज आपके अंदर है तो ये चीज़ें तो आपको, अगर वास्तु ठीक नहीं है तो नेगेटिवली वो उसको ग्रोथ दे देगा।
वास्तु ठीक है तो वो पॉजिटिवली ग्रोथ देगा आपको। मान लीजिए आपके हॉरोस्कोप में ऐसे हैं कि आप समलैंगिक हैं या कुछ भी हैं, आपके हॉरोस्कोप में है, तो वास्तु आपको ज़्यादा बढ़ने नहीं देगा उधर। ओके। और अगर आपकी स्थिति ऐसी है, वास्तु खराब है, तो आप नहीं भी होते हुए हॉरोस्कोप में नहीं भी है तो भी हो जाएगा। ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। बाकी हमने शास्त्रों में बहुत पढ़ा है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आज नज़र आ रही है, आज ये हमें सोशल मीडिया की वजह से नज़र आने लग गई। ये पुरातन काल से चली आ रही है, शास्त्रों में लिखी हुई है बहुत सारी बातें। और आप कोणार्क चले जाइए, सूर्य मंदिर चले जाइए कोणार्क में, आप वहाँ देख लीजिए ना, लेडीज़ के चित्र बनाए हुए हैं उन्होंने, उकेरे हुए हैं उस पर, और जानवरों के साथ उकेरे हुए हैं। तो आप देख लीजिए, ये सब चलता आ रहा है सर, पीढ़ियों से, सदियों से चलता आ रहा है। तो ये तो आज हमारे सोशल मीडिया ने हमें इतना एक्सपोजर दे दिया है कि हमें हर चीज़ नज़र आने लग गई। अदरवाइज़ ये है तो पुरानी स्थिति है। तो अब अगर ऐसी स्थिति है तो क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि हमारे जीन्स में था ऐसा। अब एक तरफ हम मानते हैं कि हमारे कहीं ना कहीं प्रारब्ध जुड़े होते हैं हमारे जीवन से। अगर प्रारब्ध जुड़े हैं और एक हस्बैंड वाइफ थे पीछे और उन्हें आज भी मिलना है और दोनों को बाई चांस मेल जेंडर में उनका जन्म हो गया, तो अल्टीमेटली तो जुड़ ही जाएंगे। तो बड़ी सारी स्थितियां ऐसी हैं जिसको हमें समझना बड़ा मुश्किल है, ये इसका पार पाना बड़ा मुश्किल है। ये जो विज्ञान हमारे पास एस्ट्रोलॉजी है, तो इसलिए ये सब संभावनाएं हैं और इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते इसको चाहे 10% करें चाहे 100% करें, हर चीज़ कुछ ना कुछ किसी ना किसी लिमिट तक कंट्रोल में आ सकती है। जी ठीक है। लेकिन सर हर कोई कंट्रोल करना चाहता है पैसा, और कई बार ये चाहता है कि भाई इंस्टेंट पैसा आ जाए, कल कोई मुझे काम है और आज मुझे पैसा मिल जाए। क्या वास्तु इंस्टेंट मनी दिलाने का काम करता है? अगर आपका घर ठीक है और आपके पास कोई ऐसी अवस्था आती है कि आपको इंस्टेंट मनी चाहिए, तो डेफिनेटली आपको अरेंजमेंट हो जाएगा। एक तो ये स्थिति, आपके बच्चों की शादी, आपने शादियों में अक्सर सुना होगा मेरे पास 10 रुपए नहीं है जी, और करोड़ों रुपए मैंने बेटी की शादी में लगा दिए। उसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक राज होता है कि आपका कहीं ना कहीं वास्तु या आपका भाग्य में ऐसी स्थिति या लड़की के भाग्य में ऐसी स्थिति जिसकी वजह से ये हुआ। तो ऐसी स्थितियाँ आती रहती है। तो अल्टीमेटली वास्तु हमें ठीक करना है, इंस्टेंट मनी आएगी और भर जाएगी, इतनी भर जाएगी कि आप शाही जीवन जिएंगे। तो ऐसी पोजीशन आ जाएगी। आपने वास्तु ठीक करना है। मैंने जैसे बताया 3-4 चीज़ें तो आपकी, मतलब ये आप गांठ बांध लीजिए ना कि आपने नॉर्थ तो खोलना ही खोलना है। आपका अगर नॉर्थ ओपन है जी, इसलिए नॉर्थ फेसिंग को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, क्योंकि आप अगर आपका नॉर्थ में दरवाजा होगा तो नॉर्थ ओपन हो गया। सही बात है। तो इसलिए अहमियत दी जाती है नॉर्थ फेसिंग को कि नॉर्थ में दरवाजा होना चाहिए। अब क्योंकि हम जब ऊपर मल्टी स्टोरी में जाते हैं वहाँ तो नॉर्थ फेसिंग हो तो बंद हो गया, इसलिए हम बोलते हैं कि अगर आप मल्टी स्टोरी में जाते हैं तो साउथ लेंगे। साउथ लेंगे तो नॉर्थ में विंडो आ जाएगी, खुला आ जाएगा। वहाँ से हमें तो एनर्जी ने आना है नॉर्थ से। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट है कि आप नॉर्थ को ओपन रखें। तो डेफिनेटली आप समझ नहीं पाएंगे मेरे पास पैसा कहाँ से आ रहा है अगर आपका नॉर्थ ओपन है। तो ये आपको करना चाहिए। आपको हर तरीके से इंस्टेंट मनी चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए आपको मिलेगा। ठीक है। और लोग कहते हैं जी मेरा नॉर्थ भी ओपन है, सब कुछ ओपन है, पर मेरे को कर्जा लेना चाहता हूँ, मैं नहीं मिल रहा। हो सकता है बढ़िया हो रहा हो, तुम्हें कर्जे में ना फंसाना चाहता हो कोई, तुम कैश में ही ले रहे हो। हाँ, ये बात तो है। तो इसलिए आदमी को दोनों तरफ सोचना चाहिए कि अगर मुझे लोन नहीं मिल रहा, अप्रूव नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए अच्छाई बन रही है। ये बात भी है जी, मुझे भी इंतजार है। ठीक है सर। ठीक है। लेकिन सर वर्चुअल वास्तु कंसल्टेंसी इन दोनों एकदम इन है, मतलब लोग सोचते हैं कि भाई वर्चुअली कर लें सारी चीजें। सर कौन सी ज्यादा प्रेफरेबल होती है, साइट विजिट के जरिए या फिर वर्चुअली मैप मंगा लें और उसके जरिए कंसल्टेंसी कर दें? वर्चुअली हम उसे ऑनलाइन कहेंगे। अच्छा। हाँ, ऑनलाइन भी ठीक होती है, पर जो फिजिकल वास्तु होती है, फिजिकल विजिट होती है, उसमें हमें बड़ी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं जो हमें उसमें नहीं पता चलती। अच्छा। और ऑनलाइन में भी कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो समझ नहीं आते। पेड़ इतने होते हैं आसपास कि हमें बिल्डिंग नहीं हम देख पाते, और चीज़ें नहीं देख पाते। चलिए वीडियो मंगा ली, फिर भी वो तसल्ली नहीं होती। तो आप ये कह सकते हैं कि हमें जो ऑनलाइन कंसल्टेशन है वो 80% काम करती है, और जो फिजिकल कंसल्टेशन है वो 100% काम करती है। आप ऐसे बोल सकते हैं। अब
हमें जब फिजिकल भी विजिट करनी होती है तो भी हम ऑनलाइन सर्वे करते ही करते हैं, अच्छा। क्योंकि जो चीज़ें हमें ऑनलाइन सर्वे में मिलेंगी फिजिकल में नहीं मिल सकती। हम ऑनलाइन सर्वे में 10 किलोमीटर का एरिया देख लेते हैं, कहाँ पहाड़ है, कहाँ नदी है, कहाँ समुद्र है, कहाँ क्या है, वो हम फिजिकल में नहीं देख सकते। कैसे नापेंगे हम? सही बात है। वहाँ तो हम इमीडिएटली स्केल लगाते हैं, हमें पता लग जाता है कि इतने मीटर पे ये है, इतने किलोमीटर पे ये है, इतने पे ये। तो इसलिए हमें दोनों ही करनी पड़ती हैं, फिजिकल भी और ऑनलाइन भी। अगर फिजिकल करनी है, ऑनलाइन तो फिर ऑनलाइन है, वो हम वैसे कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं समझना चाह, अगर आपसे कोई जैसे कोई कांटेक्ट करता है तो उसे कौन कौन सी चीजें या दस्तावेज अपने पास पहले से रखनी चाहिए, कौन कौन सी जानकारियां रखनी चाहिए जिससे वो आपको बताए, आपका समय भी वेस्ट ना हो और उसका समय भी जाया नहीं, ना देखिए होता नहीं है। अच्छा। जैसे हमसे कांटेक्ट करता है उसको एक हमारा पैकेज जाता है, अच्छा। वो मतलब ऑटोमेटिकली चला जाता है। वो पैकेज आता है, उस पैकेज में सब लिखा होता है कि आपको हम क्या क्या देंगे। उसके बाद उसके पास दूसरी लिस्ट जाती है, जब वो यस कर देता है उसके बाद एक लिस्ट जाती है जो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, मिल जाती है। उसके बाद हम उसका सर्वे करते हैं, सर्वे करने के बाद उसको ट्रीटमेंट दे देते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। तो हमारे पास कोई ऐसा जटिल प्रोसेस नहीं है कि हम नहीं कर पाते। कई जगह ऐसा आ जाता है कि वो नक्शा बना नहीं पाता, नहीं अदरवाइज हमें हाथ से बना के दे दे कागज़ पे, हम समझ जाते हैं। अच्छा। पर कई बार ऐसी जगह स्थिति हो जाती है वो बना ही नहीं पाता, तो हम 1 बार 2 बार 3 बार फिर हम उसे मना कर देते हैं, भाई हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि नक्शा क्लियर ही नहीं है, हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या चीज़ कहाँ है। तो वहाँ हम हाथ खड़े कर देते हैं। जी। तो सर, हर वास्तु एक्सपर्ट के लिए दिशाओं का समझना कितना जरूरी है? क्या दिशाओं का भ्रम भी कई बार क्लाइंट की दिक्कतें बढ़ा देता है? यस यस यस, बहुत होता है, बहुत। ये बड़ा ज़रूरी है जी। हाँ। अगर किसी को दिशा का ज्ञान नहीं है वो वास्तु कंसल्टेंट नहीं हो सकता। तो कोई केसेस आपने देखे जहां गए, पहले कोई आया जिसको दिशा गलत बताई और उनका बंटाधार कर दिया? यहीं का बताता हूँ आपको। गाजियाबाद गए, अच्छा। इंस्टीट्यूट चलाता था वो, ठीक खुद है। वास्तु कंसल्टेंट था। खुद भी वास्तु कंसल्टेंट था? अच्छा। हम उसके ऑफिस में बैठे थे, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा जी ये तो आपका ये फेसिंग है। कहता नहीं जी नहीं, ये तो साउथ फेसिंग है। मैं चुप रहा। हम कंसल्टेंसी के लिए नहीं गए थे, वैसे ही मिलने गए थे। अच्छा। मैं चुप रहा। मैंने कहा आप किसको दिशा को कैसे समझते हो? कहता है जब हम अंदर आते हैं तो जो दिशा अंदर आते हुए होती है उसको हम फेस मानते हैं। अच्छा। तो मैं फिर भी चुप रहा, क्योंकि इतना बड़ा आदमी जिसका इतना बड़ा इंस्टीट्यूट और वो बैठा मुझे समझा रहा है, तो मैंने कहा ठीक है जी, चले आए। एक तो ये स्थिति कि लोग इस तरीके से भ्रमित होते हैं, उन्हें खुद को ही दिशा का ज्ञान नहीं होता कि हमने डायरेक्शन कैसे देखनी है। क्योंकि हमें अंदर बाहर वाली बात तो हम लेमैन को समझाते हैं, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं। आप सेंटर करिए, जोन बांटिए, जिस जोन में आपका एंट्रेंस डोर है वो आपकी फेस हो गया। तो सिंपल सी स्टोरी है। ऐसे हमने कई जगह देखा। हमारा पॉडकास्ट देख के भी कुछ लोगों ने अपने यहाँ चेंज किए। उसके बाद हमें बुलाया कि जी हमने कहा चेक करा लें। जब गए तो सारा उल्टा कर रखा उन्होंने। तो दिशा को समझना, इसको सेट करना, इसको चेक करना बड़ा अहम रोल प्ले करता है। तो इसलिए इसमें कोताही ना बरतें। पहले समझें अच्छी तरह से दिशा कैसे देखी जाती है, कैसे क्या है, तो उसके बाद आगे बढ़ें। लेकिन सर, वास्तु के जरिए उन्नति पाना या खुशहाली पाना किसका नाम है? एनर्जीज का नाम है, दिशाओं का नाम है, या फिर उन कुंडलियों का नाम है जो उन व्यक्तियों की है जो उस घर में रहते हैं? सर ये ना साहब बंच है ये। अच्छा। इन सब चीज़ों का समुच्चय है। अगर हम वास्तु की बात करें तो वास्तु क्या है? ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन और टाइम, इसको वास्तु बोलते हैं। इनका समुच्चय है। जहाँ तीनों चीज़ें इकट्ठी होती हैं वो वास्तु है। ठीक है। तो आप टाइम के अंदर, वो टाइम जब आप पैदा हुए थे वो टाइम भी है, वो टाइम जो चल रहा है वो टाइम भी है। हाँ। और डायरेक्शन के अंदर सारी डायरेक्शंस हो गई, और ऑब्जेक्ट के अंदर जहाँ आप हैं वो भी ऑब्जेक्ट है, जो आपके आसपास है वो भी ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से वास्तु का निर्माण होता है, इसे वास्तु कहते हैं। ठीक है। तो ये वास्तु है। हाँ, पर सर एक शख्स सिर्फ घर में सिमट कर नहीं रहता है ना। जैसे मैं सुबह घर में था, उससे पहले जिम में था, फिर उसके बाद फिर पार्क में वॉक करने चला गया माना, फिर मैं आपसे मिलने आ गया, फिर मैं ऑफिस चला गया। पता इतनी जगह बदलती है हमारे दिन, मॉल में भी चले जाते हैं, कभी फिल्म देखने चले जाते हैं, अलग अलग चीजें आती हैं। तो जहां जहां हम जा रहे होते हैं वहां वहां सारी चीजें हम पे असर डालती हैं? थोड़ा बहुत। अच्छा। मेन आपके ऊपर क्या असर डालता है? जहां आप सोते हैं,
ओके। जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर एक एक्शन चल रहा होता है, आपकी बॉडी रिवाइव हो रही होती है। आपके एटम्स जो हैं, जो पुराने एटम्स हैं वो निकल रहे होते हैं बॉडी से, टूट रहे होते हैं, ख़त्म हो रहे होते हैं, नए एटम डेवलप हो रहे होते हैं, और जो सारे एटम है मैनेज हो रहे होते हैं। आपको सपने आते हैं रात को, क्या होता है प्रोसेस, क्या होता है, और जो सपने क्यों आते हैं? हम जैसे अपने कंप्यूटर के अंदर अपने डाटा को मैनेज करने के लिए एक प्रोसेस को चला देते हैं ना, वो प्रोसेस चल रहा होता है। आपका सारा डाटा आपके दिमाग में जो फाइलें जो हैं सेटल हो रही होती हैं, रिफ्रेश हो रही है। अच्छा। तो जब आप सोते हैं ये तब महत्वपूर्ण है कि आप किस वास्तु में सो रहे हैं। अदरवाइज घूमते रहिए सारा दिन, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, आपको कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। वो तब इम्पैक्ट आता है जब आप सो रहे होते हैं। तो इसलिए जो कमर्शियल के अंदर अगर बेसमेंट है वहाँ इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, वहाँ बिल्डिंग को इम्पैक्ट आएगा। और अगर आपके घर में बेसमेंट है तो डेफिनेटली आपके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। अगर घर का वास्तु खराब है तो इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा। आपके कमर्शियल ऑफिस का वास्तु अगर खराब है तो इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन सोने की बात भी आप करते हैं, तो माना कोई इसी जॉब प्रोफाइल में हो जो 4 दिन कहीं जाता है, फिर 4 दिन कहीं जाता है और सोता भी है, फिर उसकी ज़िंदगी तो सर डिफाइन नहीं हो पाएगी सही से। हाँ, ये फ़र्क तो पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। हमारे साथ भी कुछ प्रॉब्लम ऐसी है। हाँ, हम महीने में 15-20 दिन बाहर रहते हैं, तो है ऐसा है। और काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं। घर पे आने के बाद हमें 1 दिन पूरा चाहिए अपने आप को रिवाइव करने के लिए। हम सोते हैं, खूब सोते हैं अपने बेड के ऊपर, जिससे कि जो जितनी नेगेटिविटी हम लेके आए हैं सारी वो रिमूव हो जाए और हमारी बॉडी बैलेंस हो जाए। 1 दिन जाने से पहले, 1 दिन आने के बाद हमें थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करना पड़ता है। तो लेकिन सर अभी जैसे शादियों का सीजन शुरू हो रहा है, तो जब शादियां हम करने जाते हैं और बैंक्वेट हॉल या फार्म हाउस चूज करते हैं, क्या वहां भी जाके हमको पहले देख लेनी चाहिए सारी चीजें वास्तु के हिसाब से? सबसे पहले तो अगर कोई ऐसी स्थिति है, आप कोई सोशल इवेंट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि आप वो इवेंट अपने से नॉर्थ में या ईस्ट में करें। अच्छा। हाँ, आप अगर साउथ में करते हैं तो कुछ लोग आपसे खफा हो जाएंगे, वहाँ पे झगड़े होने के चांसेस हो जाएंगे। अच्छा। तो ऐसी स्थिति बनने के चांस बढ़ जाते हैं। आपका नाहक में खर्चा हो जाएगा, इमीडिएटली कोई ऐसी चीज़ आपके ऊपर आ जाएगी, आपको खर्चा करना पड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति आ सकती है। तो सर कुल मिला के माना जाए कि वास्तु से आप बच नहीं सकते? नहीं जी, नहीं। मतलब वास्तु आपका आएगा ही आएगा। यस यस यस। ये माइक भी अगर हमने ऐसे रखा है तो उसके पीछे एक वास्तु काम कर रहा है। ठीक है। लेकिन सर रिश्तों को लेके भी बहुत सारी बातें होती हैं, घर की चीज़ों को लेके भी बहुत सारी बातें होती हैं। आपने पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि नल टपक रहा है या गेट आवाज़ करता है तो फिर वास्तु खराब होने के सिम्टम है। लेकिन अगर छत टपक रही है तो वो भी उसी श्रेणी में आता है सर? यस, बिल्कुल। अगर ऐसा भी हो रहा है वो भी उसी की वजह से, वास्तु की वजह से। अब वास्तु की वजह से कैसे, वास्तु की वजह से होता है? आपकी छत टपक रही है, क्यों टपक रही है? वहाँ कहीं ना कहीं लीकेज है। लीकेज क्यों है? आपके स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं दिक्कत है। स्ट्रक्चर में दिक्कत क्यों है? हो सकता है बेसमेंट होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, आपका वास्तु इतना खराब हो कि आपके पास इतना धन ही नहीं है, इतना एफर्ट नहीं कर पा रहे आप, इतना समय नहीं है कि आप अपनी छत ठीक करा सको। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में वास्तु आपके पीछे काम कर रहा है, आप माने या ना माने। लेकिन आप जैसे बताते हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजी को लेके जो विश्वास इस देश में है, हमारे देश में है, वो बाहर नहीं है, लेकिन वास्तु को लेके जो बिलीव यहाँ लोगों में है वो बाहर भी है। देखिए, मेरे पास जो क्लाइंट हैं, जैसे मैं कहूँ न्यूजीलैंड में कुछ क्लाइंट हैं, वो मैडम मेरे से पढ़ना चाहती हैं, कहते हैं जी मैं स्कूल खोलूँगी वास्तु का। तो उन्होंने हमारे कुछ पॉडकास्ट देखे, कुछ वीडियो देखी हैं, तो वो बड़ी कीन है इसलिए। और वो वाइट हैं, अंग्रेज हैं। तो इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ लोग अंग्रेज हैं जो हमें फॉलो करते हैं। जापान में हैं, और दुबई में तो बहुत हैं, मोहम्मडन बहुत हैं, कतर में हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी कम्युनिटी के लोग हैं जो फॉरेनर हैं और इसे फॉलो करते हैं। तो करते हैं। और एस्ट्रोलॉजी हो, कोई भी साइंस हो, जहाँ आदमी को कुछ चमत्कार नजर आता है ना जी, उसे सब फॉलो करते हैं। तो वो लौंग में दिख रहा है ना तो चमत्कार आजकल। हाँ, यस यस यस। 4 लौंग इलायची फूक के पैसा आ रहा है। हाँ, तो सर
जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिनिता सी। और मैं तो समझता हूँ जो बांट रहा है ना, ये वही वापस आना है। लौंग इलायची बांटेंगे, लौंग इलायची बांट रहे हैं। कभी इनके घरों में इतनी इतनी लौंग इलायची भर जाएगी, ट्रेडिंग में आ जाएंगे लौंग इलायची की। तो कोई और अमीर हो ना हो, तो लौंग इलायची वाले तो अमीर हो ही जाएंगे। सर बहुत सारे लोग खफा भी हो जाते हैं कुछ कुछ बातों पे। कोई कह रहा था भाई महेश जी आपने कहा मंदिर की तरफ पांव करके सोना चाहिए, कोई इशू नहीं है, मंदिर की तरफ पैर करिए। अब उस चीज को जो आपने एनर्जीज के लिहाज से समझाई वो धर्म के साथ जोड़ दी गई, ये क्यों लोग परेशान हो जाते हैं? समझते नहीं ना। ये तो मैं आपको बताऊं, हकीकत ये है वो धर्म को भी नहीं समझते। जो धर्म को समझता है, धर्म क्या है? ये धर्म नहीं है जिसे मंदिर भगवानों से जोड़ा है, ये धर्म नहीं है आपका। हमारा धर्म है हमारा कर्तव्य। हमारा धर्म हमारे कर्तव्य हैं। तो मूर्ख आदमी के लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता, उससे हम क्या दिमाग लड़ाएं ना। हमारे पास 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म हमारे कर्तव्य क्या है? उस कर्तव्य में एक पूजा पद्धति है। वो पूजा पद्धति मुस्लिम के लिए अलग हो सकती है, हिंदू के लिए अलग हो सकती है, सिख के लिए अलग हो सकती है, ईसाई के लिए अलग हो सकती है। वो पूजा पद्धति है धर्म में। अब वो इतनी कंपलसरी नहीं है कि आपको करनी है, मत करिए ना, मत करिए। जो नहीं कर रहे हैं वो उनका क्या हो गया, और जो कर रहे हैं उनका क्या हो गया। तो इसलिए जो जिन लोगों को इस चीज की समझ ही नहीं है कि धर्म क्या होता है। अब बात रही कि जी पैर उधर करना चाहिए, यस, इसको वास्तु की समझ नहीं है और वो इस पे बखान कर रहा है, तो मैं समझता हूं उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। वास्तु शास्त्र ये कहता है कि जी आपका पूजा का स्थान नॉर्थ में या ईस्ट में होना चाहिए। ठीक बात है। और वो ये कहता है, ये वास्तु शास्त्र ये कहता है कि आपके पैर नॉर्थ में और सर साउथ में होना चाहिए। अब क्या हुआ जी, आपका पूजा का स्थान नॉर्थ में हो गया, आपके पैर नॉर्थ में हो गए। अब चलिए हम इस कॉन्सेप्ट को भी छोड़ते हैं। हमारे पास हमारी बॉडी में जो एनर्जी के रिसीवर हैं वो क्या हैं? हमारे हाथों पैरों की उंगलियां। एनर्जी कहां से आती है? नॉर्थ से। हमें हिदायत दी जाती है कि नॉर्थ में आप अपने पैर हाथ करके सोइए, उधर से एनर्जी आएगी तो इमीडिएटली आपके रिसीवर एनर्जी को रिसीव करेंगे और आपको गेन हो जाएगा। अब जो मंदिर हमारा बना हुआ है, नॉर्थ में बना हुआ है, तो उसमें जो आपने धन, गोल्ड, सिल्वर, कलर, फ्लावर्स, देवों की मूर्तियां रखी हैं, उन सब की एनर्जी उसमें मिक्स होकर आपको मिलेगी ना। ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है कि आप उधर पैर करके सो रहे हैं, उधर से मिलेगी आप। तो इस तरीके से मंदिर की तरफ पैर करके सोना कोई गुनाह या पाप नहीं है, वो तो आपके दिमाग में है। पाप और पुण्य तो लोग कहते हैं जी ईशान कोण तो भगवान का स्थान है, वहां पे आपको शौचालय नहीं बनाना चाहिए। अरे शौचालय के अंदर तो 2 मिनट 3 मिनट में वो साफ हो जाता है। उस पेट का क्या करेगा जिसके अंदर तूने मल भर रखा है और तू बैठा भगवान के सामने पूजा कर रहा है? पता नहीं तेरे 2 दिन से नहीं तूने वॉश किया, पता नहीं तेरा हफ्ते से नहीं वॉश हुआ, पता नहीं तेरा 4 घंटे से नहीं वॉश हुआ। वो मल कहाँ लेके जाएगा तू? बातें करता है तो कि वहां बाथरूम में नहीं होना चाहिए, वहां टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अरे दिमाग का भी इस्तेमाल कर लिया करो कभी। तो सर ये जो सारे ऐसी बातें करते हैं मूर्ख लोग हैं, इनको कुछ समझ नहीं आती। इनके अंदर कोई दिमाग वाली बात नहीं है कि ये इस तरीके की बातें सोच के कर सके। ठीक है, लेकिन सर नॉनवेज खाना क्या वास्तु दोष की वजह हो सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या होता है, हम वेज हैं, पता नहीं मेरे ख्याल कई पीढ़ियों से वेज हैं, तो वेज हैं। आज हमारे बच्चे विदेशों में हैं, वो कहते हैं हमें नॉनवेज देख के घृणा होती है। अब जिनकी कई पीढ़ियों में नॉनवेज खाते आ रहे हैं उनके लिए सब ठीक है। मान लीजिए आप ऐसे किसी नॉनवेज फैमिली के बच्चे को नॉनवेज मत खिलाइए, 10 साल 20 साल बड़ा होने तक मत खिलाइए। आप नोटिस करेंगे अल्टीमेटली वो अपने आप खाने लग जाएगा, क्योंकि उसके खून में है। वहां वास्तु का रोल, मैंने आपको बताया कि वास्तु क्या करता है, आपके जो जीन्स, आपके जो बॉडी में बीज हैं, आपके दिमाग में बॉडी में जो बीज हैं उनको एनहेंस करता है नेगेटिवली और पॉजिटिवली। नेगेटिव वास्तु है नेगेटिवली एनहेंस करेगा और पॉजिटिव वास्तु है पॉजिटिवली एनहेंस करेगा।
तो इसमें कोई ऐसा रोल प्ले नहीं करता है कि जी नॉनवेज नहीं खाना। अब देखिए, और ये आज की प्रक्रिया नहीं है, जब से इंसान बना, इंसान ने पहले सबसे पहले नॉनवेज खाया है। उसने पशु पक्षियों को मार के खाया है। आज भी पशु पक्षी एक दूसरे को मार मार के खा रहे हैं, ये प्रक्रिया चली आ रही है। अब दूसरी बात हम लेते हैं पेड़ पौधे। अगर हम देखें तो इनमें भी जीवन है। जितने पेड़ पौधे हैं इनमें जीवन है, ये भी बढ़ते हैं, सांस लेते हैं, इस प्रक्रिया से चलते हैं। तो क्या नॉनवेज क्या वेज? मैं वेज हूं, प्योर वेज हूं। मतलब मुझे भी आज घृणा होती है अगर मैं किसी नॉनवेज आइटम को देख लेता हूं, तो मैं बेयर नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे जीन्स में नहीं है, हमारे परिवार में नहीं है, हमने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा, तो इसलिए होता है। बाकी ये कहें कि वास्तु की वजह से आप नॉनवेज हो जाएंगे, वास्तु की वजह से वेज हो जाएंगे, तो यस वो और दूसरी सिस्टम है कि अगर आपके जीन्स में ऐसा नहीं है कहीं भी और आप परिवर्तन आता है, तो यस डेफिनेटली आपका जो खराब वास्तु है आपको नॉनवेज पे ले जा सकता है, आपको ड्रिंक्स करा सकता है, आपको इस तरीके की स्थिति में ला सकता है। ठीक है सर, जब आप सांस आने की बात करते हैं ना, तो पॉडकास्ट के आखिरी सेगमेंट में हमें सांस तब आती है जब इन सांसों में आपके सुर घुलते हैं। को क्या सुना रहे सर आज घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट में? तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही इसे समझा, कि जाए कौन दिशा से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। तो वास्तु के सागर में से घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट को हर महीने सिर्फ एक बूंदी मिलती है, लेकिन ये बूंद हमारे जीवन को पार कराने के लिए काफी है। सर इस बूंद बूंद से मैं अपना घड़ा भर लूंगा एक दिन, उम्मीद कर रहा हूँ। आप आते रहेंगे, हम बात करते रहेंगे, यूं ही गाते रहेंगे और बातें वास्तु की होंगी। थैंक यू सो वेरी मच सर। वेलकम। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेटना है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके जीवन में खुशियों के रंग थोड़े ही सही आ तो रहे हैं। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और जुड़े रहना है हमारे साथ। और हाँ, याद रखना है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।